नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। आज दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम द्वारा आगरा क्षेत्र के सत्यनगर नाराज का भ्रमण किया गया, जहां पर सावित्रीबाई फुले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी के छात्रों को शिक्षा की ओर कैसे बढ़ें, इस संबंध में छात्रों का मार्गदर्शन किया। नमो बुद्धाय, जय हिंद। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब को मैं नमन करता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी को मैं नमन करता हूँ। आज बड़ा अच्छा अवसर हमें मिला है। दिल्ली से चलकर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका कल एक आगरा में कार्यक्रम लगा हुआ है, तो हमने मनोज चंद्रा जी से निवेदन किया कि माननीय मंत्री जी का थोड़ा समय हमें भी मिल जाए, तो हम अपनी लाइब्रेरी जो बुद्धा स्टडी सर्किल द्वारा संचालित है, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी, उनको माननीय मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। इसलिए हमारा अनुरोध जो है सहज स्वीकार करेंगे और अब आप हमारे बीच में उपस्थित हो गए। सर प्लीज़। हेलो। हमारे बीच कबीर आश्रम समिति के अध्यक्ष इंस्पेक्टर आरपी सिंह जी हैं, ग्राम सहयोग करने हो रहे हैं हमारे मंत्री जी के साथ। कोचिंग के अध्यक्ष पंकज, उनसे भी अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी का सहयोग है। पार्षद देवेंद्र पाल सिंह भैया थोड़ा सा माल्यार्पण करेंगे। इसी तरह से मेरा अनुरोध है कि वो भी आए और मुख्य अतिथि महोदय को हमारा करना चाहिए। उनसे भी मेरा अनुरोध है सावित्रीबाई फुले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी के श्री राम प्रकाश प्रबंधक, उनसे मुख्य अतिथि को हमारा मुख्य अतिथि महोदय का मोनू कुमार, कुशल सिंह, मोनू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाल गौतम जी कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग
SC/ST वेलफेयर, गुरुद्वारा इलेक्शन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विभाग के मंत्री हैं। ये पिछले कार्यकाल में भी हमारे विभाग के मंत्री थे और इस क्षेत्र के सीमापुरी क्षेत्र दिल्ली के लोग जीवन भर ये दलितों के न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे और उनको उनके उच्चीकरण के लिए और उनके जुड़ाव रहा। काफ़ी कुछ संघर्ष किया है, इसके कारण ये 2 बार से लगातार ये आज हम इनका धन्यवाद हम करते हैं कि आज ये इस कार्यक्रम में आए मंत्री जी हमारे और आप लोगों को तो आशीर्वाद वचन गए। मैं चाहता हूँ कि अपने इधर संस्था की तरफ से दिल्ली के जो अदर राज्यों के जो छात्र दिल्ली में अध्ययन के लिए जाते हैं उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। वो काफ़ी उसके खर्चे की वजह से वहाँ रुक नहीं पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, रहना खाना काफ़ी महंगा होता है। उनके लिए कुछ इस तरह की छात्रावास की व्यवस्था हो तो वहाँ पर रुक सके, हमारा सरकार अपना कर सके। धन्यवाद। हमारी लाइब्रेरी का प्रमोट करने के लिए स्टडी सर्किल के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं होता, सूक्ष्म में ही आपको बताऊँगा। हमारे बीच से समाज से निकले हुए कुछ लोगों का मत था कि हमें एक ऐसी संस्था गठित करनी चाहिए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करे। बहुत सारे लोग IAS PCS बनने के बाद में की बुक्स खरीदने के बाद उनके पास बुक्स अवेलेबल रहती हैं, लेकिन वो किसको डोनेट करें। तो एक बड़ा उनके लिए भी जिज्ञासा थी कि उनके पीछे आने वाले, उनकी पीढ़ी आने वाले उसका लाभ लें और वो उनका मार्गदर्शन कर सकें। उसी क्रम में हमारे हम इसमें एक माध्यम बने हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जो शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। तो उसी ध्येय से, उसी उद्देश्य से बुद्ध स्टडी सर्किल का गठन हुआ है। उसी के तहत ये माँ सावित्रीबाई फुले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी संचालित है। इस कार्यक्रम में मंत्री जी श्री राजेंद्र पाल गौतम जी पधारे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि शिक्षण संस्थान के लिए और जो हमारे श्री नेत्रपाल सिंह साहब ने बात रखी है कि दिल्ली में यहाँ के स्टूडेंटों को सुविधा मिले रहने की, इस संबंध में माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करूँगा कि अपना कुछ विचार अवश्य रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं, आज हमारे मुख करके देख रहा है कि हमें इनकी बराबर कैसे बराबरी मिले और वो कैसे आए। आपके बराबर में बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं, बगल में हैं, ये सभी समाज सेवी हैं। सभी ने बड़े अच्छे प्रयास से ये लाइब्रेरी का गठन किया। आप आए हैं, हमारे लोगों को शासन की ओर, सत्ता की ओर मजबूरन देखना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जिस समाज को बिलोंग करते हैं अभी भी वो समाज काफ़ी निम्न स्तर पर है। आपसे, क्योंकि यहाँ हम किसी के अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सभी समाज से भी हैं। हमारे बच्चे जो अन्य समाज के जो लोग हैं उनके बच्चों के पास साथ बराबरी जाकर एक अपना स्थान बना सकें, एक शिक्षा ले सकें और अच्छा जॉब प्राप्त कर सकें, उसी का ये अथक प्रयास है कि हम इसमें सब में लगे हुए। से पहले करुणा के सागर सम्यक समृद्ध संत कबीरदास जी, संत गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा सेठ जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बुद्धप्रिय मौर्य जी और मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सावित्रीबाई फूले स्मृति आएंगे। सब यंग हैं। एक तो मुझे पता लगा है मेरा समय कितना है, मैं देंगे उससे फालतू मैं नहीं लूँगा। आपसे तो मार्गदर्शन चाहिए सब बच्चों को। थैंक यू। वाले संविधान का स्थान लिया
और इस संविधान में कानूनी दृष्टि से सबको समान कर दिया, सबके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए, सबके व्यापार के रास्ते खोल दिए, सबके संपत्ति अर्जित करने के रास्ते खोल दिए। और जो आपको पता होगा 1919 में साउथ बोरो कमीशन भारत में आया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाज के हक और अधिकार का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत भी 1917-18 के आसपास शुरू होती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत आए तो पहली बार अपने समाज के हक अधिकार के लिए वो साउथ बोरो कमीशन के सामने पेश हुए और समाज के हक अधिकार को उनके सामने रखा। 1928-29 में साइमन कमीशन आया, उसके सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे समाज के हक अधिकार को रखा, जिसकी वजह से 1930 में उन्हें भारत के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके बात को अंग्रेजों के सामने रखने का मौका मिला और वो 1930, 1931, 1932 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन गए और लंदन में उन्होंने उनकी जो स्पीचेज आप पढ़ेंगे ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्पीच एंड राइटिंग्स, तो आप मतलब खो जाएंगे उसमें। इतनी बेहतरीन स्पीच है, मतलब इतनी तर्कपूर्ण स्पीच है। जैसे कोर्ट में आर्गुमेंट्स होता है ना, पक्ष विपक्ष अपना मत रखता है जज के सामने, तो वह जज की भूमिका में अंग्रेज थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतने जबरदस्त आर्गुमेंट रखे। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे आने से पहले भी हम गुलाम थे, तुम्हारा शासन आ गया तो भी हम गुलाम हैं, तुम्हारे आने से पहले भी हमें सेना में नहीं रखते थे और तुम्हारे आने के बाद कुछ समय सेना में रखा, लेकिन फिर उन्हीं लोगों के दबाव में फिर हमारे सेना के में भर्ती पे तुम्हारे आने से पहले भी हम उनके सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते थे, तुम्हारे आने के बाद भी हम सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं ले सकते, तुम्हारे आने से पहले भी हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे और तुम्हारे आने के बाद भी हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो बदला क्या? क्या आप हमें मानवता का दर्जा देंगे? क्या आप हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का रास्ता सुगम बनाएंगे? क्या आप हमारे लोगों को भागीदारी करने के लिए उनके लिए सीटें सुनिश्चित करेंगे? जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां अपने वक्तव्य के माध्यम से 1930 में, 31 में और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को कन्विंस किया, तो अंग्रेज इस बात के लिए तैयार हो गए कि आपने जो सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की थी, आपकी बात में दम है, हम आपकी सेपरेट इलेक्टोरल की मांग को स्वीकार करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे तरक्की के रास्ते ना खोलते तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा मंत्री बनना तो दूर की बात है, गांव का कोई प्रधान नहीं बनने देता। ये तो हो गया पीछे इतिहास, उसको लेकर रोकते रहने से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसको समझना और जानना जरूरी है, क्योंकि जो लोग अपना पूर्वजों का इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। अपना पुराना इतिहास पढ़ो और आगे इतिहास बनाने के लिए संकल्प करो। कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कर गए, क्या वो संभव था? आसान था क्या वो? दृढ़ संकल्प, एक मजबूत इच्छा शक्ति, सच्चा समर्पण, ईमानदारी, एक मजबूत चरित्र, ये सब था ना उनके अंदर। ये सब कुछ बनने लगे। हम ऑलरेडी चला रहे हैं। जहां मनोज चंद्रा जी की पोस्टिंग है वहीं पे हमारा हॉस्टल भी है, और भी जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। एक बार जैसे ही मैं मंत्री बना था 2017 में 19 मई को,
उसके कुछ दिन बाद कुछ बच्चे आए, उन्होंने कहा सर हम अपने स्कूल में टॉपर हैं या अपने कॉलेज में टॉपर हैं, हमने भी बड़े बड़े सपने देखे हैं, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, लेकिन आजकल तो एग्जाम ऐसे डिजाइन होता है जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वो पास होते हैं, जो कोचिंग नहीं लेते वो पास नहीं होते। कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। अब हम इंटेलिजेंट हैं, प्रतिभा तो हमारे अंदर खूब है, पर हमारे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो क्या सर हमें अपनी प्रतिभा को मार लेना चाहिए, हमें सपने नहीं देखने चाहिए? क्या कोई हमारे सपने साकार करने में मदद नहीं करेगा? मैंने कहा बच्चों मदद करेंगे, मुझे 1 महीने बाद मिला। मैं उनकी बात को समझ गया। समझ इसलिए गया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब हमने अपना छोटा सा एक संगठन बनाया, जैसे आप लोगों ने बनाया। तो दिल्ली में गोंडा एक गाँव है, वहाँ पर हम रहते थे, कॉलेज में पढ़ते थे। तो हमने 25-30 लड़कों ने ग्रुप बनाकर एक संगठन बनाया और बच्चों को शाम को फ्री पढ़ाना शुरू कर दिया, 6 बजे से 8:30 तक 4 पीरियड लगते थे। लोगों ने 22 कमरे हमें फ्री दे रखे थे अपने। धीरे धीरे क्या हुआ, हर स्कूल में हमारे पढ़ाई में बच्चे टॉप करने लगे। आसपास के सारे स्कूलों में वो बच्चे टॉप करने लगे जिन बच्चों को हम पढ़ाते, फ्री में पढ़ाते। तो मुझे वो याद आ गया कि यार हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे टॉप करने लगे, और आज ये बच्चे टॉपर्स हमारे पास आए मदद के लिए कि सरकार इतनी कुछ मदद करे, और मैं सरकार में अभी भी मंत्री बनाऊं। तो मेरा मंत्री बनना तो तभी कुछ फायदा होगा कि इन बच्चों को मैं कुछ कर जाऊं। तो मैं एक स्कीम बनाई और उस स्कीम को लेके मुख्यमंत्री जी के पास गया, अरविंद केजरीवाल जी के पास, मनीष सिसोदिया जी भी वहाँ बैठे थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा हाँ गौतम जी बताइए कैसे आए। मैंने कहा सर एक बात बताइए, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं अपने स्कूल में उन्होंने टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, क्या ऐसे बच्चों को अपने सपने मार लेने चाहिए? अरविंद जी कहने लगे गौतम जी साफ साफ बताओ चाहते क्या हो? मैंने कहा सर जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जज बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, लेकिन आजकल कोचिंग के बिना बच्चे पास नहीं होते और कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है, तो क्या ऐसे बच्चों के सपने ऐसे ही मर जाएंगे? उन्होंने कहा तुम ये बताओ कुछ स्कीम तुम्हारे पास है क्या? मैंने कहा हाँ सर एक स्कीम बना के लेके आए हैं। चलिए बताइए क्या है? मैंने कहा सर स्कीम का नाम होगा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। कोई भी गरीब परिवार का बच्चा जो आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग लेना चाहता है, दिल्ली की सरकार दिल्ली के जाने माने इंस्टीट्यूट में उनको कोचिंग दिलाएगी, उनका खर्चा उठाएगी। लेकिन सर फिर भी एक समस्या है, फिर अब क्या रहेगी समस्या? मैं समस्या यह मान लो कोचिंग का पैसा तो हमने दे दिया, और जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट है 20 किलोमीटर दूर अगर उसे जाना है और आने जाने में उसके 2000 रुपये खर्च होंगे, तो बच्चा तो फिर हमारी फीस देने के बाद भी नहीं जा पाएगा। कह रहे क्या करना है? मैंने जी 2500 रुपये महीना भी दे देते हैं कोचिंग की फीस। खुशी है कि मेरी बात सुनते ही अरविंद जी और मनीष जी के मुझसे निकला वाह ये बहुत बढ़िया स्कीम तुम लेकर आए हो, और वो स्कीम पास हुई और आज लागू हो चुकी है। और आज जिस आईआईटी दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ है, उसी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठाकर हमारे समाज के एक मजदूर के बच्चे का एडमिशन भी उसी आईआईटी
सर थोड़ा सीधा कर लीजिए अशोक स्तंभ को। हमारे बीच में दिल्ली सरकार से पधारे माननीय मंत्री जी आरपी गौतम जी और हमारे क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति पूर्व पार्षद जी, वर्तमान पार्षद जी देवेंद्र सिंह जी, हमारे साथी श्री केशव देव जी, भाषा सिंहनाथ जी, हमारे समाज सेवी भावी सिंह जी, लक्ष्मी नारायण जी और इस लाइब्रेरी में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं सभी को मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने यहाँ पर समय दिया, समय निकाला और माननीय मंत्री जी आप हमारे बीच में आए और यहाँ पर दिल्ली सरकार में रहते हुए आपने इतना व्यस्तम समय में हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और इसी के साथ ये कार्यक्रम समापन किए कार्यक्रम। आज जो आप देखें जो प्रोग्राम हुआ है यहाँ, ये दिल्ली सरकार से कैबिनेट मिनिस्टर हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वो लाइब्रेरी का भ्रमण करने आए थे, विजिट पर आए थे। उन्होंने बच्चों से बातें की हैं, लाइब्रेरी के संबंध में आश्वासन भी दिया है उन्होंने। जो दिल्ली सरकार से जो उनके अपने पर्सनल मदद हो पाएगी उसको करेंगे। जैसा कि उन्होंने सुना और हमसे जानना भी चाहे कि लाइब्रेरी किस तरह से कार्य कर रही है, बच्चों के लिए क्या यहाँ किस तरह का साहित्य, किस तरह की पुस्तक अवेलेबल कराई जा रही है, इस बारे में विस्तृत उनको जानकारी दी गई है। यहाँ पर बच्चे ये लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी है मेरे जहाँ तक संज्ञान में, ये 24 घंटे खुली रहती है और यहाँ पे बच्चों को मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर वीडियो कैमरे भी लगे हुए हैं। जो पूरी बिल्डिंग है वो वीडियो कैमरे से कवर्ड है, सीसीटीवी कैमरे से कवर की हुई है और हम भी देख रहे हैं कि बड़ा बच्चों को उत्साह भी है स्टडी को लेके। और यहाँ अब हमें लग रहा है कि हम जिस क्षेत्र में हमने काम किया है, जो समाज से काम किया है, उसकी वास्तव में बहुत ज़रूरत है आज समाज के लिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर से बच्चे स्टडी के लिए आ रहे हैं, वो इतने परेशान महंगी बुक्स ले नहीं पा रहे हैं। और इस लाइब्रेरी के खुलने के बाद हमने जो देखा है कि जो बहुत सारे दानदाता हैं, बहुत सारे लोग जो इस तरह की मदद करना चाह रहे हैं, वो अपने आप उनके लिए बुक्स अवेलेबल करा रहे हैं। हमसे बार बार डिमांड पूछते हैं कि बताइए बच्चों के लिए क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। और बच्चे भी डेली पर डे हम देख रहे हैं बच्चों की संख्या बढ़ रही है और हम उम्मीद करेंगे कि समाज में जगह जगह इस तरह की लाइब्रेरी है और भी लोग खोलें। और नहीं तो हम तो अपना प्रचार प्रसार चालू है और अभी हमारा आगरा में संचालित है, इसके अलावा हम यूपी कवर करेंगे, यूपी के बाद में ऑल ओवर इंडिया। जो आपकी लाइब्रेरी है उसके संबंध में जानकारी दीजिए और जो आज का कार्यक्रम हुआ उसके संबंध में। बुद्ध स्टडी सर्किल के तत्वाधान में संचालित माँ सावित्रीबाई फुले स्मृति पब्लिक लाइब्रेरी का भ्रमण करने के लिए आज हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार श्री राजेंद्र पाल गौतम जी पधारे हुए थे और उन्होंने दिल्ली में जिस तरीके से आज दिल्ली सरकार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त की है, जो पूरे देश में दिल्ली जो ऐसा एक राज्य बन गया है जहाँ शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, उसके बारे में उन्होंने हमें जानकारी शेयर की, बच्चों का मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि वो शिक्षा किस तरीके से, मतलब जो हमारा जो शिक्षा हमसे महंगी हो गई है और किस तरीके से हम लोगों को अब शिक्षित कर सकते हैं, अपने बीच में जो बच्चे हैं उनका किस तरीके से हम शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं, उसके विषय में उन्होंने जानकारी दी। और हम लोगों का ये प्रयास है, हमने जो लाइब्रेरी है उसमें हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं, सभी प्रकार की कंपटीशन की बुक है, हर प्रकार की वहाँ हमारी लाइब्रेरी में बुक है। तो हम ये चाहते हैं वहाँ बच्चे आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और वहाँ पर पढ़ें और अपना तरक्की करें और हमारे देश का और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी
किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।